दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब पर इंट्रो। मतलब वर्ब के जो टाइप्स हैं उन पे जो थोड़ा सा नॉलेज अपना बढ़ाएंगे और समझेंगे कि ये टाइप्स होते क्या हैं और किस तरह से हम इसे किस टाइप में कैटेगराइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ब के मुख्यतः 3 टाइप हैं। पहला सिंगुलर प्लूरल, दूसरा फाइनाइट नॉन फाइनाइट और तीसरा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अगर हमने वर्ब को देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाना है, तो उस कंडीशन में हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट। अगर हम वर्ब को देखेंगे टाइम और सब्जेक्ट के साथ वर्ब के चेंज को देखते हैं तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करना पड़ेगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर हम लोग वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है या नहीं करना है ये हमें देखना है, तो ऐसे कंडीशन में इस टाइप का यानी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वाले वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो वर्ड जिसके बारे में चर्चा हो या जो किसी कार्य को कर रहा हो वो कहलाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट में राम किसी कार्य को कर रहा है। राम क्या कार्य कर रहा है? क्रिकेट खेलने का। यानी यहाँ जो कार्य हो रहा है, कार्य सूचक शब्द, वह वर्ड जिससे हम वर्क को डिनोट कर रहे हैं वो है प्ले। प्ले मतलब खेलना, एक काम है, क्रिया है। तो ये हमारा हो गया वर्ब। और ये काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है? तो ये है राम, यानी जो कार्य को करता है। तो राम क्रिकेट खेलने का कार्य कर रहा है, ये हमारा हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगले सेंटेंस में श्याम इज गोइंग टू दिल्ली। श्याम दिल्ली जाने का कार्य कर रहा है। श्याम क्या कार्य कर रहा है? कहीं जाने का। और इसलिए जाना हमारा कार्य सूचक शब्द यानी गोइंग हमारा वर्ब है। और कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है? जो इस सेंटेंस में कार्य को कर रहा है वो है हमारा श्याम। तो श्याम हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब अगले सेंटेंस में देखें कि दिस इज अ पेन। यह एक कलम है। कोई कार्य हो रहा है? नहीं हो रही है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तब सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? भाई उसकी चर्चा हो गई। सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 तरह के कार्य करता है, या तो वो किसी कार्य को करे या तो उसकी चर्चा की जाए। यहाँ दिस इज अ पेन, किसकी चर्चा हो रही है? एक कलम की चर्चा हो रही है। पेन इज रेड, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? पेन के बारे में। तो इस हिसाब से यहाँ पे पेन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। पहले सेंटेंस में पेन सब्जेक्ट है और दूसरे पेन इज रेड, पेन कैसा है? लाल। यहाँ भी कोई कार्य नहीं हो रहा। पेन इज रेड, कलम का रंग लाल है। कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यहाँ हम लोग पेन की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमारा सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल को समझने से पहले हमें समझना होगा सब्जेक्ट अनकाउंटेबल और काउंटेबल क्या होता है। अनकाउंटेबल चीज़ें वो होती हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गिन ना सकें। जैसे अनकाउंटेबल का अगर मैं एग्जांपल लूँ, वाटर, पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। जैसे प्लास्टिक। अब देखिए प्लास्टिक में कन्फ्यूज़न क्या है? आयरन, इसे हम नहीं गिन सकते। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे ये पेन है मेरे पास, अब मैं पूछूँ अब कितना पेन है? 1। लेकिन मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूँ कि ये पेन में कितना प्लास्टिक है, तो इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब पेन में यूज हुए किसी आर्टिकल में यूज होने वाले मटेरियल की बात की जाए तो उसकी काउंटिंग नहीं होती है। आर्टिकल की काउंटिंग होती है, लेकिन जिस मटेरियल से वो आर्टिकल बना है उसकी काउंटिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे पेन की काउंटिंग है, इसलिए पेन जो है काउंटेबल होगा, उसकी गिनती कर सकते हैं। लेकिन इस पेन में यूज किए गए प्लास्टिक की काउंटिंग नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं ये प्लास्टिक क्या है? अनकाउंटेबल। जैसे आयरन जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल है। आप कहेंगे कैसे? मैंने एक कॉइन लिया, मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन की गिनती हो सकती है, मेरे पास 1 कॉइन हो सकता है, 2, 4, 5, लेकिन उस कॉइन में कितना आयरन का प्रयोग हुआ है ये काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक कॉइन में आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी, किसी एक कॉइन में आयरन की मात्रा कम होगी, उसका वेट कम होगा। तो इसलिए उसे हम तौलते हैं, गिनते नहीं हैं। तो इसलिए हमारा आयरन क्या हो गया? अनकाउंटेबल। ठीक है। जैसे राइस को अनकाउंटेबल माना जाता है। क्यों? अब अनकाउंटेबल के 3 कंसेप्ट, उसकी गिनती ना हो सके। जैसे वाटर, दूसरा
कोई आर्टिकल जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल आर्टिकल काउंटेबल हो जाएगा, वो मटेरियल अनकाउंटेबल रहेगा। तीसरा, अगर कोई चीज़ काउंटेबल हो सकता है, गिनती कर सकते हैं, जैसे राइस, चावल के एक एक दाने को गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं चावल के दाने को, लेकिन व्यवहारिक प्रयोग में उसे हम कभी गिन कर खरीदते नहीं है, उसे हम काउंट करके उसे प्रयोग नहीं लेते खरीदने में या यूज़ करने में, उसे हम तौल के या नाप के प्रयोग करते हैं। तो वैसी चीज़ें हमें अनकाउंटेबल में आएंगी। जैसे राइस जो है उसे हम क्या गिन कर खरीदते हैं, नहीं तौल कर या नाप कर, तो ये हमारा क्या हो गया अनकाउंटेबल। समझ गए। काउंटेबल की बात करते हैं, जैसे पेन की गिनती है लेकिन पेन में यूज होने वाले प्लास्टिक की नहीं है, इसलिए पेन काउंटेबल, प्लास्टिक अनकाउंटेबल। ठीक है, आगे देखते हैं। काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल को हमेशा एक माना जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। क्यों माना जाता है वो मैं बताऊंगा। काउंटेबल समझते हैं, जैसे कोई संख्या है, गिनती की कोई वस्तु है, अब हमारे पास एक पेन हो सकता है, 2 पेन हो सकता है, 3 पेन हो सकता है, 4 पेन हो सकता है, तो ये जिस चीज़ को हम काउंट कर सके काउंटेबल, जिसे हम काउंट ही ना कर सके वो क्या कहलाता है अनकाउंटेबल, इसलिए उसे एक मान के चलते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, जो चीज़ अनकाउंटेबल हो वो कहेंगे वो सिंगुलर होगा, जो चीज़ अनकाउंटेबल हो वो सिंगुलर होगा। ठीक है, काउंटेबल चीज़ प्लूरल हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल चीज़ हमेशा से सिंगुलर होगा। अगर कोई चीज़ काउंटेबल है, अब काउंटेबल होने का मतलब या तो वो 1 हो सकता है नंबर में, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, ऐसे ऐसे। अगर कोई चीज़ काउंटेबल है और वो नंबर में 1 है, ध्यान रखिएगा, अगर नंबर में 1 हो तो वो हमारा सिंगुलर कहलाएगा। लेकिन अगर नंबर में 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा कहने का मतलब 2 हो, 3 हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे सो ऑन, तो ये कहलाएगा प्लूरल। लेकिन अगर गिनती है किसी वस्तु की, नंबर 1 है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और गिनती नहीं है तो भी सिंगुलर। यानी सिंगुलर का डेफिनेशन जिस वस्तु का, जिस सब्जेक्ट का काउंट नहीं कर सकते, जिस सब्जेक्ट को, वो अनकाउंटेबल। अगर काउंट किया और संख्या में 1 आई तो अनकाउंटेबल, और 1 से ज़्यादा तो 1 आई तो सिंगुलर, 1 से ज़्यादा तो प्लूरल। आगे देखते हैं। जैसे कहीं लिखा है बॉय, ठीक है, अब बॉय को अगर हमने 1 बॉय लिखा, 1 बॉय मतलब 1 लड़का, तो इसका मतलब सिंगुलर कहलाएगा। और कहीं बॉयज़ लिखा है, यानी कि किसी नाउन में, किसी वस्तु में SES लगा देंगे तो वो हो जाएगा प्लूरल। और 2 बॉयज़ का मतलब उसकी संख्या 1 से ज़्यादा है, इसलिए वो भी प्लूरल। और SES का लग जाने का मतलब क्या होता है, उसकी संख्या 1 से ज़्यादा है, अगर S न लगे तो उसे 1 माना जाता है, इसलिए वो 1 होने की वजह से वो क्या कहलाएगा सिंगुलर। आगे देखते हैं। कुछ प्रोनाउन होते हैं जो सिंगुलर माने जाते हैं, जैसे आई का मतलब होता है मैं, एक व्यक्ति को डिनोट करता है, इसलिए सिंगुलर। ही का मतलब वह, एक व्यक्ति के लिए लेकिन पुरुष के लिए। सी का मतलब वह, एक व्यक्ति के लिए लेकिन स्त्री के लिए। इट का मतलब यह, किसी वस्तु के लिए। यू का मतलब तुम, जब एक व्यक्ति की बात हो तो ये सारे सिंगुलर कहलाते हैं। इसके बारे में आगे प्रोनाउन में मैं पढ़ाऊंगा, और शायद सिंटेक्स में भी कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। देखिए, प्लूरल प्रोनाउन वो क्या होते हैं। प्रोनाउन के बारे में हमने बताया था कि वो शब्द जो नाउन जैसा, नाउन की जगह आते हों, प्रोनाउन कहलाते हैं। वी का मतलब हम लोग, 1 से ज़्यादा, इसलिए प्रोनाउन प्लूरल। यू का मतलब तुम, लेकिन 1 से तुम लोग ज़्यादा हो तो अगर 1 की बात हो तो सिंगुलर माना जाएगा, 1 से ज़्यादा हो तो प्लूरल। दे का मतलब वे लोग, 1 से ज़्यादा को डिनोट करता है, इसलिए क्या कहलाते हैं प्लूरल। देखिए, अब सिंगुलर वर्ब क्या होता है। हम लोग वर्ब के 5th फॉर्म को सिंगुलर वर्ब बोलते हैं और 1st फॉर्म को बोलते हैं प्लूरल वर्ब। और वर्ब के 5th फॉर्म में हमेशा SES लगा होता है, वर्ब के 5th फॉर्म में SES का प्रयोग होता है। यानी अगर वर्ब में S लगा हो तो सिंगुलर है, अगर वहीं कोई नाउन हो तो नाउन में जब S जोड़ देते हैं तो कहलाता है वो प्लूरल। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन में हमने S जोड़ा तो वो प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में S जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर वर्ब में S हटा दिए तो वो प्लूरल रहेगा, अगर नाउन से S हटा दिए, S को गायब कर दें तो वो क्या हो जाएगा सिंगुलर। आगे देखते हैं।
एक रूल है दोस्तों, कहा जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा होगा, जैसे ए पेन मतलब एक कलम, ए बॉय एक लड़का, ए बुक, वाटर, ठीक, मिल्क, ठीक, राइस। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पेन है, गिनती कर सकते हैं लेकिन नंबर में एक है, सिंगुलर। बॉय है, गिनती में यहाँ एक है इसलिए गिनती कर सकते हैं लेकिन एक है, सिंगुलर। बुक है, उसकी काउंटिंग है लेकिन नंबर कितनी है, 1, इसलिए सिंगुलर। वाटर की काउंटिंग ही नहीं है तो भी सिंगुलर। मिल्क की काउंटिंग है ही नहीं, सिंगुलर। राइस को काउंट तो कर सकते हैं लेकिन प्रयोग में कभी काउंट करके नहीं, नाप के या तौल के यूज होते हैं, इसलिए ये भी सिंगुलर। और इनके साथ जो आपने देखा, ये जो नाउन या प्रोनाउन जो भी आए, ये जो नाउन आए हुए हैं, क्या किसी में एस ई एस लगा है, नहीं। तो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जो वर्ब लगेगा, इनके साथ लगेगा हैज़, ठीक है ना, इनके साथ लगेगा इज, इनके साथ लगेगा वाज, इसके साथ लगेगा प्लेज। यानी कि जो वर्ब का प्रयोग होगा उन सब में किसका प्रयोग करना है, एस ई एस वाले का, ठीक है। प्लूरल वर्ब की बात करते हैं, जैसे पेन्स, या तो पेन्स बोलो या तो 2 पेन 3 पेन्स, 2 पेन्स 3 पेन्स चलेगा। उसी प्रकार बुक्स, उसी प्रकार क्वाइंस। तो इन सब चीज़ों में देखें, जिन चीज़ों में या तो नंबर है और एक से ज़्यादा हो, या तो नंबर ना लिखा हो लेकिन क्या लगा हो उसमें, यस या यस, प्लूरल माना जाएगा। इनके साथ जो वर्ब प्रयोग करेंगे प्लूरल वर्ब करेंगे। प्लूरल वर्ब प्रयोग करने में हैज़ की जगह हमें क्या लगाना होगा, हैव का प्रयोग करना होगा। या तो इस की जगह हमें करना होगा आर का, वाज की जगह हमें करना होगा वेयर का, प्लेस की जगह हमें प्ले का। यानी कि जब सब्जेक्ट में एस ई एस लग जाए तो वर्ब में एस ई एस नहीं लगेगा, और जब सब्जेक्ट में एस ई एस नहीं है तो वर्ब में एस ई एस लगता है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब देखते हैं दोस्तों फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। देखिए, समझने के लिए हमने 3 सेंटेंसेज लिए हैं, तीनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, राजू वाज प्लेइंग यस्टरडे, राजू कल खेल रहा था, यानी कोई कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है, खेलने का। कौन कर रहा था, राजू, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ कोई टाइम है क्या, खेलने का टाइम क्या था, बीते हुए कल में। खेलने का जो टाइम है पास्ट टाइम में है। खेलने का टाइम क्या बता रहा है, सेंटेंस कहाँ है, पास्ट में, बीता हुआ कल, पास्ट कल आएगा। राजू इज प्लेइंग टुडे, आज खेल रहा है, यानी टुडे क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है। और खेलने का टाइम क्या है, प्रेजेंट है, आज मतलब वर्तमान में, यानी प्रेजेंट। और राजू कल खेलेगा, इसका मतलब राजू कल खेलेगा का मतलब क्या हुआ, आने वाले समय में, यानी ये क्या बता रहा है, फ्यूचर। ये क्या बता रहा है, फ्यूचर, जो चीज़ आगे के समय को बता रही है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हमने टाइम 3 वर्ड चेक करें, यहाँ पे ध्यान से देखिए, राजू को चेंज किया क्या, 3 पार्ट है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, बाकी अदर वर्ड है। यहाँ पे राजू को कहीं नहीं चेंज किया, नहीं किया ना, हमने चेंज क्या किया, यस्टरडे की जगह हटा के क्या कर दिया, टुडे। तो हमें वाज प्लेइंग की जगह इसको करना पड़ा इज प्लेइंग। हमने टुडे की जगह हटा के कर दिया टुमारो, तो हमें इस प्लेइंग की जगह क्या करना पड़ा, वर्ब को चेंज। ये जो है हमारा जो कार्य हो रहा है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ब। यानी कि हमने टाइम को चेंज किया, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वाज प्लेइंग से इज प्लेइंग हो गया, यानी पास्ट से प्रेजेंट आने में, और फिर प्रेजेंट से फ्यूचर जाने में इस प्लेइंग से क्या हो गया, विल प्ले, यानी कि वर्ब चेंज हो गया। हमने टाइम को चेंज किया, हमने क्या किया, टाइम को चेंज किया, और क्या चेंज हो गया साथ में, वर्ब चेंज हो गया। इन तीनों सेंटेंस में हमने क्या नोटिस किया है, टाइम को चेंज करने से वर्ब चेंज होता है। अगले सेंटेंस को देखिए, अब बॉय इज प्लेइंग, ए बॉय है, क्या कर रहा है, एक लड़का खेल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने बॉय को, यानी एक लड़का जो था सिंगुलर था, उसको हमने क्या बना दिया, प्लूरल। तो इसकी जगह हमें क्या लगाना पड़ा, इस प्लेइंग की जगह यहाँ आर प्लेइंग हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमने देखा सेंटेंस का सब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया,
तो भी वर्ब जो है अपने आप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज लेता, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब क्या लेगा? आर लेगा। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को चेंज किया तो क्या चेंज हो गया? वर्ब। पिछले वाले में हमने टाइम को चेंज किया तो भी वर्ब चेंज हुआ। इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को चेंज किया तो भी वर्ब चेंज हो गया। अगले सेंटेंस में देखें, ही सब्जेक्ट वही है, यस्टरडे की जगह हमने नाउ कर दिया, यानी हमने टाइम को चेंज कर दिया। तो एक वर्ब देखिए चेंज हो रहा है। वांट मतलब चाहना वर्ब है, प्ले मतलब खेलना ये भी वर्ब है। तो आप ध्यान से देखेंगे टाइम को चेंज करने पे एक वर्ब चेंज हो रहा है। कौन सा चेंज कर रहा है? वांटेड चेंज हो गया वांट में, वांट वाला चेंज हो रहा है। टू प्ले चेंज हुआ क्या? टू प्ले चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना, नो चेंज। हमने क्या नोटिस किया कि एक वर्ब ऐसा है इस सेंटेंस में जो चेंज कर रहा है, एक वर्ब जो है नहीं कर रहा है। अब देखिए सी वांट्स टू गो देयर, यानी एक है सी वांट्स हो गए गो देयर और सब्जेक्ट को चेंज कर दिया और सब्जेक्ट को सी की जगह कर दिया दे, तो दे वांट हो गया। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के चेंज करने से एक वर्ब वांट जो है चेंज हो रहा है, जबकि टू गो वाला जो वर्ब है चेंज नहीं हो रहा है। तो हम समझना क्या चाह रहे हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमने सब्जेक्ट या टाइम को चेंज किया या हमने सब्जेक्ट या टाइम को क्या कर दिया? चेंज, तो अब सिस्टम है कि सेंटेंस में कुछ वर्ब चेंज होते हैं, कुछ वर्ब चेंज नहीं होते। जैसे इसमें वांट का वांट्स हो गया, यानी वांट चेंज कर गया, पर टू गो चेंज हुआ नहीं हुआ। तो एक वर्ब ऐसा है कि वर्ब चेंज कर जाएगा। अगर सब्जेक्ट और टाइम को चेंज करने पे वर्ब चेंज होता है तो ये कहलाएगा फाइनाइट वर्ब या रियल वर्ब होते हैं ये। और दूसरा वर्ब जो चेंज नहीं दिखेगा आपको, नो चेंज, नो वर्ब चेंज जो है वैसा वर्ब जो चेंज ही नहीं करता वो कहलाएगा नॉन फाइनाइट। ठीक है, जो वर्ब चेंज कर गया वो फाइनाइट, जो वर्ब चेंज नहीं किया वो वर्ब कहलाएगा नॉन फाइनाइट। आगे देखिए, सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कैसे दिखते हैं? जैसे इज एम आर वाज वेयर वाले गो कम रन, वो फाइनाइट है, आपने देख लिया। और वो वही जब टू के साथ किसी और के साथ आता है नॉन फाइनाइट होता है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। सेंटेंस में वर्ब के चेंज होने से अगर सब्जेक्ट के चेंज होने से वर्ब चेंज हो फाइनाइट, टाइम के चेंज होने से वर्ब चेंज हो फाइनाइट, लेकिन अगर चेंज वर्ब ना किया तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं दोस्तों। ये होता है इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव जेरेंड नाउन का कार्य करते हैं, और पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव का काम करता है। आगे देखते हैं। अब समझेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन लेते हैं। जैसे अब समस्या हम लोग के साथ क्या है, वो इन दो सेंटेंसेज को देखिए। आप हिंदी में दो सेंटेंसेज हम लोग ले रहे हैं, ट्रांसलेशन से हमें कोई रिलेशन नहीं है, हम बस चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। तो देखिए, चिड़िया आकाश उड़ती है, गलती आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी। मैंने आपको ऐसा कोई सेंटेंस नहीं पढ़ाया, फिर भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे चिड़िया आकाश में उड़ती है। यहाँ पे एक प्रीपोजिशन छूटा हुआ था। हिंदी के प्रीपोजिशन ऐसे ही होते हैं। और मैं पतंग में उड़ाता हूँ तो गलत है, मैं पतंग उड़ाता हूँ, यहाँ पे मैं का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि चूंकि हम हिंदी का बार बार प्रयोग करते हैं इसलिए हमें ये समस्याएं नहीं आती। हम सीधे, हमारा दिमाग कहता है कि ये गलती है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बोलने में लिखने में ज़्यादा सोचते नहीं है, बस कुछ भी बोलते हैं। तो इस वजह से, और बहुत कम प्रयोग करते हैं, न के बराबर प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारे पास ये समस्या है। लेकिन उस समस्या का हल भी होना चाहिए। तो सीखते हैं आगे। देखिए, प्रीपोजिशन के बाद याद रखिएगा एक बात कि हमेशा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, कोई और वर्ड नहीं आते हैं। प्रीपोजिशन ऑलवेज टेक्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है। अब बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ क्या गलती है? और बर्ड्स फ्लाई द स्काई, दोनों में क्या सही है? भाई ये वाला सेंटेंस सही है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती है, में लगना चाहिए था, इसलिए पहले ये गलत है, ये सेंटेंस सही है। जैसे आई फ्लाई इन द काइट, काइट का मतलब पतंग, आई फ्लाई मैं उड़ता हूँ या उड़ाता हूँ, क्या उड़ता हूँ या उड़ाता हूँ? पतंग, यानी यहाँ इन नहीं होना चाहिए था, यहाँ आई फ्लाई द काइट सही सेंटेंस है। बस ये समझाने के लिए। एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए,
अब ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहते हैं दोस्तों कि होते क्या है, एक्चुअली समझिए इसे। कहा जाता है कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने ऑब्जेक्ट पे असर डालते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने ऑब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डाले सीधा सीधी वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, जो कोई प्रभाव नहीं डालेगा वो कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे पिछले सेंटेंस में देखें, आई फ्लाई द काइट, इसका मतलब मैं पतंग उड़ाता हूँ। मेरे पतंग उड़ाने से क्या फर्क पड़ेगा पतंग को? हो सकता है पतंग फट जाए, हो सकता है पतंग की हाइट बढ़ जाए, ऊपर जाने लगे, हो सकता है पतंग नीचे आने लगे, क्योंकि उड़ाने पर ये सब चेंजेस उसमें दिखेंगे। लेकिन चिड़िया आकाश में उड़ती है, इससे आकाश को कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज़ कंसेप्ट समझिए इसे। तो ये चीज़ होती है कि जिस वर्ब से ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा हो, इफेक्ट आ रहा हो वर्ब के होने से, वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा वो कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे कंडीशन में जब वर्ब ट्रांजिटिव होता है तो अपने तुरंत बाद क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा, प्रीपोजिशन नहीं लेगा, प्रीपोजिशन अपने बाद नहीं लेगा। लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद पहले प्रीपोजिशन लेगा, फिर नाउन प्रोनाउन आएगा। पहले प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेता है? नाउन या प्रोनाउन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपको टाइप्स ऑफ वर्ब पे डिटेल्ड डिस्कशन होगी। एक एक टाइप के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए बाय बाय।